दोस्तों नमस्कार। 14 नवंबर जब बिहार चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे, कयासबाजियों का दौर खत्म हो जाएगा और किसकी सरकार बनेगी, जनता ने किसे चुना है, ये सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले बिहार में, देश में एग्जिट पोल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर ये बम्पर मतदान हुआ है बिहार में, तो ये किस लिए हुआ है? क्या ये बदलाव के लिए है या सिर्फ मौजूदा सरकार जो 20 सालों से काम कर रही है बिहार में, 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको जिताने के लिए जनता ने इस तरह का मतदान किया है? एक सामान्य प्रश्न ये उठता है कि अगर नीतीश बाबू को ही जिताना था तो इस तरह अभूतपूर्व मतदान करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अभी जो वोट परसेंटेज पहले फेज के और दूसरे फेज के और उसके बाद ओवरऑल वोट परसेंटेज जो आए हैं वो अभूतपूर्व हैं। मैं आंकड़ों में जाऊं उससे पहले मैं इसकी बात करना चाहूँगा कि जो नीतीश कुमार 57%, 55% वोट परसेंट में पोलिंग होने पर भी जीतते आ रहे थे, तो जनता ने क्यों उन्हें 65%, 66% ओवरऑल वोट परसेंट देकर जिताने की कोशिश की? पहले फेज में तो 65.08% वोटिंग हुई, दूसरे फेज में आंकड़ा उससे ज़्यादा हो गया, 69% के करीब हो गया और ओवरऑल जो है 66 पॉइंट समथिंग है। मैं आंकड़ों पे बाद में आऊँगा। तो ये मूल सवाल ये है कि क्या जब नीतीश बाबू की सरकार को हिलाना था तो इतने अभूतपूर्व मतदान की क्या ज़रूरत थी? और ये अभूतपूर्व मतदान अगर बदलाव के लिए नहीं है तो क्या है? सारे एग्जिट पोल्स जो सामने आए हैं, जिन पर चर्चाएं हो रही हैं, कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार सुने, जो एग्जिट पोल, वो कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं, वहाँ एक होड़ लगी हुई है एनडीए सरकार को दोबारा अब सत्ता में वापस लाने का। सिर्फ एक एग्जिट पोल ने है जो ये कहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक एग्जिट पोल ने ये कहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक एग्जिट पोल ने ये कहा है, जो प्रतिष्ठित एग्जिट पोल रहा है, जिसकी बातें पिछले कुछ समय में सही भी हुई हैं, उसने कहा है कि एक कांटे की टक्कर है लेकिन फिर भी एज एनडीए को है। तो सवाल है एग्जिट पोल कितने सही हुए हैं? अगर लोकसभा चुनाव को देखें, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, एनडीए नहीं, बीजेपी ही 400 पार का नारा दे रही थी एनडीए के साथ मिलकर, तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। जो एक बहुमत का सामान्य आंकड़ा है सदन में 272, उससे 32 कम रह गई। और आज जो मौजूदा सरकार केंद्र में चल रही है मोदी जी की, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो बैसाखियों पे चल रहे हैं। एक तरफ नीतीश हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। तो इस बैसाखियों के बल पर नीतीश सरकार सत्ता में है। अब बिहार में ही चुनाव है, इसके बाद बंगाल की बारी है, उसके अलावा और एक के बाद एक राज्य होंगे। बिहार में खास ये रहा है कि चुनाव से पहले एसआईआर किया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया, और उस रिवीजन के जो डेटा जो हमने आपसे शेयर किए थे उसमें इफेक्टिवली ये था कि जो नाम काटे गए वो 48 लाख, 65 लाख नाम काटे गए थे, फिर 21 लाख नाम जोड़े गए। इफेक्टिवली 48 लाख नाम जो हैं वोटर लिस्ट से हटाए गए। और आधिकारिक तौर पर जब 48 लाख नाम हटाए गए तो जाहिर है जब एसआईआर किया गया, कम समय में किया गया, भारी विरोध के बाद किया गया, के बावजूद किया गया, ये कहते हुए कि वोटर लिस्ट की विसंगतियों को दूर करना है। तो अब ये माना जा सकता है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की तमाम विसंगतियों को बिहार से दूर कर दिया है और उसी नए वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार में चुनाव हुए हैं। अब बिहार में जो राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम का नाम लेते हुए चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की विसंगतियां, चुनाव में प्रणाली की विसंगतियों को सामने रख रहे थे और मुख्य निशाना था वोटर लिस्ट कि किस तरह वोटर लिस्ट में एक ही पते पर 200 आदमी रह रहे हैं, 0 मकान के नाम पर 200 आदमी हैं, एक ही जगह पे हाउस नंबर 0 के नाम पर कई वोटर लिस्ट दर्ज हैं, कई वोटर के पास मल्टीपल आईडी कार्ड्स हैं, एपिक कार्ड्स हैं, कई वोटर्स जो हैं कब बिहार में चुनाव खत्म होता है तो राजस्थान में वोट करने लगते हैं, राजस्थान में खत्म होता है तो फिर यूपी में वोट करने चले जाते हैं। अभी कांग्रेस के पूर्व नेता रहे कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हरियाणा से ट्रेन चले बिहार के लिए, उस पर उन्होंने सवाल उठाए
तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्तियों में बीजेपी शासित राज्यों का मुद्दा उठाया कि वहाँ से पर्यवेक्षक ज़्यादा लाए गए, केंद्रीय बलों की तैनाती बिहार के छोड़कर वो कर्नाटक वगैरह से लाए गए। ये बहुत तरह के मुद्दे राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। राजनीतिक दलों को काम की है राजनीति, और राजनीति जनता के नाम पर, जनता की ज़िंदगी में बदलाव लाने के नाम पर। तो इस राजनीति में एग्जिट पोल के शोर के बीच जो एक अहम बात है, पहली बात ये कि अगर आप एग्जिट पोल से सहमत हैं तो आप खुशियाँ मनाइए। हो सकता है वो खुशियाँ कायम रहे, हो सकता है कि वो खुशियाँ काफूर हो जाएं जब रियल नतीजे सामने आएंगे। ऐसा इसलिए कि एक उदाहरण हमने आपको लोकसभा चुनाव का दिया। ऐसा ही उदाहरण है कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस जीत की जलेबी खा रही थी हरियाणा में, और जीत की जलेबी मुंह से बीजेपी ने निकाल लिया और निकल गई। अब कांग्रेस अब हाइड्रोजन बम के नाम पर हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगा रही है। बिहार में एसआईआर हुआ, उससे पहले वोट चोरी का मुद्दा गर्म हुआ। तो खैर उसके बाद चुनाव हुए। पहले तो ये भी धमकी दी गई थी कि अगर ऐसी स्थितियाँ नहीं तो हो सकता है कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही ना करें, लेकिन पार्टिसिपेट उन्होंने किया और दम ताल ठोक कर किया। और जो होता है, अब जो एग्जिट पोल के शोर के बीच तेजस्वी ये कह रहे हैं कि वो 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है तेजस्वी का। बीजेपी नतीजों के इंतज़ार करने की बात कर रही है। बीजेपी एग्जिट पोल से बहुत खुश होना चाहिए बीजेपी को एकदम, लेकिन बीजेपी भी नतीजों के इंतज़ार करने की बात कर रही है। यानी वो एग्जिट पोल पर सहमत तो है, लेकिन एग्जिट पोल तो रियल पोल नहीं होता, तो नतीजों का इंतज़ार तो सबको करना पड़ेगा। और एक बार फिर एग्जिट पोल की कसौटी है, क्योंकि एग्जिट पोल हाल फिलहाल कई मामलों में, जब पूरी की पूरी एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में 400 पार की वो इंडिकेट कर रही थी, क्या नतीजे हुए। हरियाणा में किस बात को इंडिकेट कर रही थी, क्या नतीजे हुए। सारे के सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हरियाणा में कांग्रेस सरकार के आने की बात कर रहे थे। तो एग्जिट पोल पर एक सवाल तो है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, कि आखिर जनता ने जो अभूतपूर्व मतदान किया, जो आंकड़ों में है, जो डेटा में है, जो बिहार ने अब तक का सबसे अभूतपूर्व मतदान किया, वो क्या सिर्फ नीतीश बाबू को बनाए रखने के लिए किया? नीतीश बाबू 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी बीच में एक दो बार इधर उधर हो गए थे, मतलब नीतीश बाबू ऐसा ही बोलते हैं। तो उसके बावजूद नीतीश सरकार को बनाए रखने के लिए 65% से ज़्यादा मतदान जो अभूतपूर्व बिहार में हुआ है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी? जनता ने क्यों मतदान किया? सिर्फ 10,000 रुपये खाते में आए महिलाओं के इसलिए, या एसआईआर की प्रक्रिया हुई इसलिए, या प्रशांत किशोर का एक फैक्टर जिसे किसी भी एग्जिट पोल में मतलब तवज्जो एक तरह से नहीं दी गई है, उस फैक्टर का भी असर था? या प्रवासी मजदूर जो छठ में गांव लौटे थे, दिवाली और छठ में, और उसके बाद वो रुके पहले चरण में, बिहार में मतदान किया, तो ये सिर्फ व्यवस्था के साथ वाला मत था या व्यवस्था परिवर्तन का मत था? कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मुस्लिम और यादवों ने एकजुट होकर मतदान किया, मेजॉरिटी। कुछ एनडीए को अति पिछड़ों के वोट के अति पिछड़े के वोट के जाने की बात कर रहे हैं। तो भी इस स्थितियाँ क्लियर होना बाकी है। और सोच की बात यह है कि इतना बड़ा मत परिवर्तन, इतना बड़ा मतदान, जबकि सरकार 20 सालों से सत्ता में है, तो क्या वो सरकार के साथ के लिए इतना बड़ा मतदान है? और चुनाव विश्लेषक रहे प्रशांत किशोर, या चुनाव पर जो उनकी डेटा को परखते हैं, पकड़ते हैं, वो इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि महिलाओं को लेकर बिहार में बात की जाती रही है, और हम भी चर्चा अक्सर करते रहे हैं कि महिलाएं ही किंग मेकर हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की माने तो अपनी पार्टी को लेकर तो उन्होंने साफ किया कि वो या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, या तो 10 से कम सीटें आएंगी या इतनी सीटें आएंगी कि गिनना मुश्किल है, 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी। 125-30 सीटें मिली तो उसे वो अपनी हार मानेंगे। तो 125-30 का तो कोई एग्जिट पोल तो दूर, मतलब जो ज़मीन पे भी जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं मानते कि प्रशांत किशोर इस बार कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ज़मीन पे क्योंकि हर सीट वाइज देख लिया जाए, लेकिन प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, इसे सब मानते हैं। और इस वोट काटने का नुकसान किसे होता है? क्योंकि बिहार में कई सीटें तो ऐसी थी जिनके वोट का फैसला 1000 से 1200 मत के अंदर हुआ है। 12 वोट से लेकर 1000 मत के बीच में कई सीटें हैं। ऐसी सीटें हैं जो गेम पलट सकती हैं इधर या उधर। ऐसा कई सीटें हैं जिनमें मार्जिन बेहद कम रहा है, और प्रशांत किशोर की एंट्री गेम
बिगाड़ सकती है। और मौजूदा तौर पर जो देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर जो अभी वोट काट रहे हैं वो बीजेपी का वोट काट रहे हैं। ये उन्होंने ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है जहाँ जो है उनके पास जो है उन्हें मुस्लिमों का वोट उन्होंने नहीं काट पाए हैं, लेकिन उन्होंने जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और जो उनकी बातों से सहमत हैं, जो व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, ऐसे और उनके कैंडिडेट्स और उनके बीच का जो जातिगत समीकरण है वो मैच करता है, तो वो वोट कटा है। और उस वोट कटने का खामियाजा बीजेपी को ही है, एनडीए को ही हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर। ज़मीन पर जो लोग हैं ये मान रहे हैं, तो फिर फ़ायदा किसे हो रहा है? और तेजस्वी जो 18 तारीख को सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं? हर राजनीतिक नेता को जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनका मैकेनिज्म, उनकी मशीनरी, उनके कार्यकर्ता, बूथ वाइज जो उनके पास रिपोर्ट होती है, जिस तरह से वो प्रचार करते हैं, उन्हें पता है कि किस प्रचार में किस क्षेत्र में उनके वोटर्स हैं, वो उन्हें पता होता है कि वो जातिगत कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ उन्हें जोर देना है प्रचार करने में, यहाँ तो वोट बैंक है ही, तो वो इस पर कम जोर भी देंगे तो वो उन्हें वोट देंगे। मोदी जी, नीतीश जी का चेहरा है ही, या फिर जो भी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो अपने नेता को सामने रखकर अपने वोट बैंक के अपनी कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स कहाँ किधर वोट कर रहे हैं उसे देखते हुए वो प्रचार करते हैं। तो वोटिंग के बाद तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें वोट मिले या ना मिले। हाँ, अब स्थितियाँ ऐसी हैं कि बन गई है इस बार कि कांटे की टक्कर है। अभूतपूर्व मतदान हुई है तो रिकॉर्ड पर है। बिहार ने अभूतपूर्व मतदान किया, ये रिकॉर्ड पर है, ये आंकड़ा एस्टैब्लिश्ड है, चुनाव आयोग ने कह दिया। लेकिन ये मतदान किसके लिए किया? बदलाव के लिए किया या व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए किया? ये सवाल है। व्यवस्था को बरकरार रखने की बात थी तो फिर अभूतपूर्व मतदान की जरूरत क्यों पड़ी? और ये अभूतपूर्व मतदान में मतदान करने वाले किनका आंकड़ा बढ़ा है? महिलाओं का आंकड़ा तो हमेशा से पिछले कुछ चुनाव में पुरुषों से ज़्यादा रहा है। इस बार अगर वोटों का आंकड़ा बढ़ा है तो जो वोट करने वाले थे वो कौन थे जो ज़्यादा वोट इस बार उन्होंने किया, और उनकी क्या प्रवृत्ति रही, वो क्या किस सोच के साथ वोट करने आए? यही है पहली, और इसी पहली का जवाब आपको कल मिलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ एग्जिट पोल को तो छोड़ दीजिए, जो मीडिया का परसेप्शन है, अब उसका उदाहरण तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिया कि जब कल सुबह धर्मेंद्र जी के देहांत की खबर, झूठी खबर, गलत खबर, अपुष्ट खबर चलाई गई, और उसके बाद बीजेपी के तक के कुछ नेताओं ने उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त की, तो किस आधार पर की? इसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर की। चूँकि कुछ बड़े चैनलों ने चलाया सबसे तेज़ रहने की, सबसे आगे रखने वाले होड़ में, तो उसके बाद ये खबरें प्रसारित हुई, और ये बताती हैं कि जब ऐसी गलत खबरें प्रसारित हो सकती हैं तो फिर एग्जिट पोल का क्या? एग्जिट पोल तो किसी चैनल तो अपना नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो कहते हैं इस एजेंसी ने किया है, हम दिखा रहे हैं, सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो तेजस्वी तो अब मीडिया की हालत पर इसी बहाने तंज कर रहे हैं कि देखिए भाई, धर्मेंद्र जी को जीते जी इन्होंने किस तरह की खबरें चलाई, यही है मीडिया की विश्वसनीयता। तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीजेपी एनडीए के समर्थक हैं तो भी, एग्जिट पोल से खुश हैं तो भी, क्योंकि कल तो रिजल्ट आएंगे ही। और अगर आप महागठबंधन समर्थक हैं या आप जनसुराज को समर्थन करते हैं, अंतिम नतीजे कल आएंगे। सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं, और अंतिम नतीजों में ही साफ हो जाएगा कि ये अभूतपूर्व मतदान बिहार ने जो किया है वो किस लिए किया है? व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किया है या नीतीश बाबू को बनाए रखने के लिए किया है? और ये भी सवाल नतीजों के बाद उठेंगे, क्या फिर बिहार में पलट जाएंगे नीतीश बाबू, या पलट जाएगी आरजेडी? राजनीति में तो कुछ भी मुमकिन है, तो इंतज़ार कल तक। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमारे उस वीडियो को देखा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चुनाव नतीजों का कल का इंतज़ार रहेगा। चुनाव नतीजों पर ही रहिए। चुनाव नतीजे जब आएंगे उससे साफ हो जाएंगी। इधर उधर की जानकारियों से उस पर ध्यान देकर खुश होने या निराश होने का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।